Hello everyone. In today's lecture we'll discuss about cell cycle and cell division, a very important chapter of class 11th. Now as we've already studied कि एक living organism का characteristic feature होता है growth और reproduction. Means अगर कोई living organism है तो वो growth और reproduction show कर रहा होगा, ये उसके characteristic features होते हैं. And living organisms actually बने किसके होते हैं? Living organisms are basically made up of cell. सेल उनका बेसिक यूनिट होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है. सो सेल इज़ ऑल्सो शोइंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शो करते हैं उसी तरह से सेल भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शो करता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एक सेल ग्रोथ कैसे शो करता है, रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है. सेल ग्रोज बाय इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. सेल ग्रो करता है, लाइक हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि एक सेल है उसमें ग्रोथ हुई, सो वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर गया. बट साइज़ में इंक्रीज़ करने का मतलब यहाँ पर ये है दैट अ सेल इज़ इंक्रीजिंग द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. सेल ने अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज़ किया और इसी को हम ग्रोथ डिफाइन करते हैं, सेल की ग्रोथ बोलते हैं. देन अनदर पॉइंट इज सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है. सेल रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स. सो हियर बॉडी में ग्रोथ हो गई, सेल में ग्रोथ हो गई एंड उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया. जैसे ही उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ गया इट स्टार्टेड डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स. वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लिया. नाउ इफ़ वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. नाउ वन ऑर्गेनिज्म इज गिविंग राइज टू टू ऑर्गेनिज्म या वन सेल इज गिविंग राइज टू टू सेल्स. सो दिस इज हाउ द सेल इज रिप्रोड्यूसिंग. सो सेल रिप्रोड्यूसेस बाय डिविजन. So cell grows by increase in cytoplasmic content and cell reproduces by division or dividing into two daughter cells. एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि ये कब डिसाइड होता है कि डिविजन होने वाला है. लाइक व्हाट हैपन्स कि सेल में ग्रोथ होती है और उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करता है. सो नॉर्मली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक रेशियो होता है. जैसे ही वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होने लगता है क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियस, एक छोटा सा न्यूक्लियस इतने सारे साइटोप्लाज्म को अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. सो व्हेन द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो गेट्स डिस्टर्ब्ड देन डिविजन आकर्स, तब डिविजन होता है. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है ग्रोथ की वजह से, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में इंक्रीज की वजह से, then cell division occurs. Now another important point is cell cycle. What we have to remember is cell cycle. Cell cycle तीन इवेंट से मिलके बना हुआ है. Cell growth, DNA replication and cell division. All these three events when they take place in a coordinated manner, जब ये तीनों events एक coordinated manner में होते हैं to ensure correct division, then we call it cell cycle. सो प्लीज़ डू रिमेंबर सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है यानी कि डीएनए की कॉपी जनरेट करता है, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल. सो सेल साइकिल इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल ग्रोथ भी हो रही है, सेल डिविजन भी हो रहा है एंड डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है. एंड ऑल्दो सेल ग्रोथ, हम यहाँ बात कर रहे हैं सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन की, तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बट डीएनए रेप्लिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है. सेल ग्रोथ हमेशा होती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल. ये सेल साइकिल की किसी एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है and this is required to be remembered कि out of the three events that make up the cell cycle, that is cell growth, cell division, DNA replication, इसमें जो cell growth है that is a continuous process but DNA replication occurs only in one specific stage of cell cycle. DNA replication is not continuous. नाउ ये जितने भी इवेंट्स हैं, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, ऑल दीज प्रोसेसेस आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल. ये सारे के सारे जेनेटिक कंट्रोल्ड हैं, genetically controlled है. और we can say normally this is not asked but can be asked in competitive examination that ये सब कौन कंट्रोल करता है. they are actually regulated by CDK protein.
CDK प्रोटीन इनको रेगुलेट करती है। ये सारे स्टेप्स, DNA रेप्लिकेशन, सेल डिविजन, सेल ग्रोथ, ये सारे इवेंट्स कब होने हैं, कब नहीं होने, एवरीथिंग इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और वी कैन से दे आर रेगुलेटेड बाय CDK प्रोटीन। CDK प्रोटीन्स उनको कंट्रोल करती है व्हेन दे हैव टू बी स्टार्टेड, व्हेन दे हैव टू एंड, एंड दिस CDK प्रोटीन इज एक्चुअली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। CDK प्रोटीन एक्चुअली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होती है, राइट। Now this was all about cell cycle. We've got an idea कि cell growth, cell division और DNA replication ये तीनों चीज़ें मिलकर cell cycle बनाती हैं। And duration of cell cycle पर आते हैं। Now duration of cell cycle, जो टाइम होता है cell cycle का, ये organism to organism vary करता है, and it also varies from cell type to cell type. मीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल की ड्यूरेशन कुछ और होगी और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल की ड्यूरेशन कुछ और हो जाएगी। एंड इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल दैट किसी एक सेल में, लाइक इन ह्यूमन बॉडी, इन वन सेल द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज समथिंग एल्स, एंड दिस में वैरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑफ द बॉडी। फॉर दिस यू नीड टू नो सर्टेन एग्जाम्पल्स, एंड द एग्जाम्पल्स आर हियर। लाइक इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स अगर हम ऑर्गेनिजम्स के केस में ड्यूरेशन देखिए सेल साइकिल की, इफ यू लुक एट द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ऑर्गेनिजम्स, इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, देन वी विल सी दैट इन ह्यूमन बींग्स द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज 24 hours. And if we look at the duration of cell cycle in yeast, so yeast के केस में जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है दैट इज़ 90 minutes. ह्यूमन बींग्स के केस में 24 hours है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, यीस्ट के केस में ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज़ 90 minutes. Whereas this you'll come across in class 12, E. coli बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स में हम फिनोमिनास को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। सो दिस ई कोलाई बैक्टीरिया हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 20 minutes. सो इसमें सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है 20 minutes. एवरी 20 minutes दिस ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू डिवाइड, एवरी 90 minutes यीस्ट इज़ गोइंग टू डिवाइड, एंड ह्यूमन बींग्स में जो सेल्स हैं उनकी बॉडी में, दे आर गोइंग टू डिवाइड एवरी 24 hours. सो नाउ व्हाट हैव वी अंडरस्टूड दैट द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज़ वेरिंग अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में के केस में ये जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होती है। दैट इज़ प्रिटी मच क्लियर। What is more complicated is कि सेल साइकिल सेल टू सेल भी वैरी कर सकती है। Like in human body there are some cells which do not show division. Adult animals या हम human beings के केस में ले सकते हैं, कुछ ऐसे cells भी हैं जो बिल्कुल division show नहीं करते हैं, like neurons, brain cells, they do not show any division. Adult like in maturity, when they have finished division, mature neurons या mature nerve cell कभी division show नहीं करता है. It do not have a property of showing division. Whereas heart cells भी division show नहीं करते हैं. So now if अगर हम इन cells के केस में cell cycle की duration check करेंगे, so they are not showing any division, so no duration. And there are some other cells जो occasionally divide करते हैं. They divide but occasionally. They only divide when a replacement is required. जब replacement required होती है, means in case of injury or cell death, suppose you have a cut or a injury, so in case of injury or cell death जब replacement required होता है वो तभी divide करते हैं. It means that there are some cells in the body which are not dividing at all. So उनमें कोई ड्यूरेशन ही नहीं है, like heart cells and neurons. Whereas there are some other parts of the body, other cells जो कि occasionally divide कर रहे हैं जब cell injured हो जा रहा है या cell death हो रहा है. So in that case the replacement is required. So for that thing वो divide करते हैं, like liver cells. Liver cells सिर्फ तब divide करते हैं when a part of liver is removed. Suppose there is some problem in a liver lobe और liver की lobe remove कर दी गई है. So in that case liver के cells proliferate या divide करना start कर देते हैं, मतलब occasionally divide कर रहे हैं. So now we say that these cells are present in a stage. हम ये assume करते हैं कि ये सारे cells, इस तरह के cells जो बिल्कुल divide नहीं करते हैं या जो occasionally divide करते हैं, वो ऐसी stage में present होते हैं where they are metabolically active, यानी कि वो अपना function perform कर रहे हैं, वो metabolically active हैं, but they do not divide, but वो division नहीं करते हैं. And that particular stage is known as G0 stage or quiescent stage. Just remember this.
अगर हम लिवर सेल्स की बात करते हैं, सो लिवर सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, वो बाइल रिलीज कर रहे हैं, वो बाइल फॉर्म कर रहे हैं, बाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं. अगर हम हार्ट सेल्स की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो कर रहे हैं, बट वो डिविजन शो नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ दिस सिग्निफाइंग? दिस होल थिंग इज सिग्निफाइंग कि ये सेल्स, ये सारे सेल्स जो बिल्कुल डिवाइड नहीं करते हैं या ओकेजनली डिवाइड करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सच अ स्टेज वेयर दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मीन्स दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, दे आर डूइंग द मेटाबॉलिज्म, बट दे आर नॉट डिवाइडिंग, एंड सच फेज इज नोन एज जी नॉट स्टेज और क्विसेंट स्टेज. और ऐसे स्टेज को हम जी नॉट स्टेज या क्विसेंट स्टेज बोलते हैं. So I hope the duration of cell cycle had some important points which are now clear. कि सेल साइकिल की ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करती है. ह्यूमन बींग्स में इट इज़ 24 आवर्स, यीस्ट में इट्स 90 मिनट्स, इकोलाई बैक्टीरिया में इट्स 20 मिनट्स. वेयर एज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म के अलावा भी इट वैरीज फ्रॉम सेल टू सेल, मीन्स हमारी ही बॉडी में बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिनमें सेल साइकिल की ड्यूरेशन वैरी कर सकती है. लाइक हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स, दे डू नॉट डिवाइड एट ऑल at maturity. There are liver cells जो occasionally divide करते हैं. So we assume that all these cells are present in such a stage जहाँ पे वो metabolically active हैं but they are not dividing, and that stage is G naught stage or quiescent stage. Now coming to another very important point of the chapter, that is phases of cell cycle. सेल साइकिल को बेसिकली हम दो मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज रेस्टिंग फेज है या प्रिपरेटरी फेज है. इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज और द प्रिपरेटरी फेज, एंड एम फेज इज द डिवाइडिंग फेज. एक्चुअल डिवीजन का फेज है जहाँ पर डिवीजन हो रहा होता है. सो सेल साइकिल वी ऑलरेडी नोन कि सेल साइकिल 3 इवेंट्स मिलकर बनाते हैं सेल साइकिल को, दैट इज सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन. अब हमने जब सेल साइकिल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सो इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, सो व्हाट आर देयर? इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज एक्चुअली में रेस्टिंग फेज है या प्रिपरेटरी फेज है, एंड एम फेज इज द डिवाइडिंग फेज जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअली सेल डिवीजन हो रहा है. तो अगर माइटोटिक फेज में सेल डिवीजन हो रहा है तो इंटरफेज में क्या हो रहा होगा? इंटरफेज में हो रही है सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन. आई जस्ट वांट यू टू रिकॉल दैट सेल साइकिल इज मेड अप ऑफ सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन. अगर एम फेज में सेल डिवीजन हो रहा है तो बाकी के दो इवेंट्स कहाँ पर हो रहे होंगे? इंटरफेज में. बाकी के दो इवेंट्स आर occurring in interphase. Cell growth and DNA replication is occurring in interphase. Now another important thing is कि interphase और mitotic phase की ड्यूरेशन क्या क्या होती है. लाइक यू आर प्लानिंग एन इवेंट, आप एक इवेंट प्लान करते हो, एंड इवेंट हैज़ टू टेक प्लेस ऑन वन डे. वो इवेंट सिर्फ एक दिन में होना है, बट उसकी प्रिपरेशन हम 1 मंथ पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं. राइट, वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट, वी स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशंस 1 मंथ बिफोर दैट डे. एंड जो इवेंट होता है वो एक्चुअली में 1 दिन में ही होता है बस. सो जो प्रिपरेशन का टाइम है वो ज़्यादा होता है, वेर एज जो एक्चुअल इवेंट का टाइम है वो बहुत कम होता है. दैट इज़ हैपनिंग इन द केस ऑफ सेल साइकिल ऑल्सो. इंटरफेज सेल डिविजन के लिए प्रिपरेशन करने वाला फेज है, रेस्टिंग फेज है. सो इसकी ड्यूरेशन होती है मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल. अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे देखेंगे तो इंटरफेज की ड्यूरेशन इज मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल, whereas mitotic phase is about 5% duration, only 5% duration. and इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ह्यूमन सेल साइकिल. ह्यूमन सेल में जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन होती है दैट इज़ 24 आवर्स, एंड आउट ऑफ दीज 24 आवर्स डिविजन यानी कि एम फेज सिर्फ 1 आवर का होता है. इंटरफेज और द प्रिपरेटरी फेज इज़ फॉर 23 आवर्स. सो फ्रॉम दिस यू कैन फिगर आउट कि जो रेस्टिंग फेज़ या प्रिपरेटरी फेज़ है उसकी ड्यूरेशन हमेशा ज़्यादा होती है. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 95%, वेर एज माइटोटिक फेज़ या डिवाइडिंग फेज़ की जो ड्यूरेशन होती है वो सिर्फ 5% होती है. एंड इंटरफेज इज़ एक्चुअली, क्योंकि माइटोटिक फेज़ या एम फेज़ डिवाइडिंग फेज़ है जिसमें सेल डिवीजन हो रहा है. सो बाकी के दो इवेंट्स जो सेल साइकिल को फॉर्म करते हैं दैट इज़ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, वो हो रहे हैं इंटरफेज में. So I hope this much is clear, pretty much clear to you. Now moving ahead, there is a diagram on your screen जो आपकी बहुत सी confusion को clear कर देगा. This is a normal flow chart.
which will help you understand कि interphase क्या है, mitotic phase क्या है. Suppose they ask you the definition of interphase and mitotic phase. So how will you define it in terms of each other? आपको इन phases के terms में ही इन phases को define करना है. Like ये एक cell है, उसने growth करी. Cell showed growth, so it increased in size. Nucleocytoplasmic ratio disturb हो गया. अब उसने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, डिवीजन स्टार्ट कर दिया, डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. राइट नाउ अगेन ये जो 2 डॉटर सेल्स थी इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट करी, एंड जब ग्रोथ स्टार्ट करी इनका साइज इंक्रीज कर गया और ये दोनों नाउ दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे विल लीड टू 2 डॉटर सेल्स ईच. राइट अब इसमें इफ यू सी कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी, मतलब डिवीजन नहीं हुआ, डिवीजन से पहले प्रिपरेशन हो रही है. सो दिस इज विच फेज? दिस इज इंटरफेज. नाउ यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, सेल इज गेट डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स. सो ये कौन सा फेज है? दिस इज द माइटोटिक फेज. नाउ अगेन अब ये डॉटर सेल्स फर्दर इंक्रीज कर रही हैं साइज में, यानी कि ग्रोथ शो कर रही हैं. सो दिस इज विच फेज? इंटरफेज. नाउ अगेन दे आर डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी कि एक्चुअली डिवीजन हो रहा है. सो ये माइटोटिक फेज है. So can you see the alternate pattern? Interphase then mitotic phase, then interphase then mitotic phase. So अगर आपको definition बतानी है, आपको define करना है interphase और mitotic phase को, so how will you define interphase and mitotic phase? Interphase is the phase between 2 successive mitotic phases. क्योंकि ये एक cycle है, पहले इंटरफेज हुआ, फिर माइटोटिक फेज हुआ, फिर इंटरफेज हुआ, फिर माइटोटिक फेज हुआ, एंड सो ऑन. सो हमेशा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सो इंटरफेज 2 माइटोटिक फेज, 2 सक्सेसिव मीन्स बैक टू बैक कंटिन्यूस. सो 2 सक्सेसिव माइटोटिक फेज के बीच के फेज को हम इंटरफेज बोलते हैं. एंड वाइसी वर्सा, इट कैन हैपन वाइसी वर्सा ऑल्सो. अगर हम एम फेज को लेते हैं, सो एम फेज, नाउ सी एम फेज, आप एम फेज को देखिए. सो एम फेज इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेजेस. So this is how you will define interphase and mitotic phase. अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है, सो आपको इंटरफेज माइटोटिक फेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. एंड एनसीईआरटी में उन्होंने इंटरफेज को इसी तरह डिफाइन किया है, दैट इट इज़ द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस. बट आई हैव एडेड ऑन अनदर पॉइंट कि अगर आप माइटोटिक फेज को भी डिफाइन करेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफाइंड लाइक दिस ओनली, द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेजेस. नाउ सेल साइकिल. सेल साइकिल का फर्दर डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, किस तरह से सेल साइकिल को हमने डिवाइड किया है, डिफ्रेंशिएट किया है. सेल साइकिल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि 2 मेजर कैटेगरीज में बटी होती है, दैट इज़ इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज में एक्चुअली सेल डिवीजन होता है, इंटरफेज में सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन होता है. नाउ ये जो इंटरफेज है, रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज, जो कि 95% ड्यूरेशन होती है जिसकी सेल साइकिल में, वो फर्दर डिवाइडेड होता है 3 स्टेजेस में, दैट इज G1, S एंड G2 फेज. प्लीज रिमेंबर, इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1, S एंड G2 फेज. नाउ ये जो माइटोटिक फेज है, ये फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मींस पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड देन साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट डिवीजन. जब भी आप डिवीजन देखोगे देन यू विल सी कि न्यूक्लियस इलोंगेट करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है सबसे पहले. जब 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं देन फाइनली साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है. सो माइटोटिक फेज में तो वी नो कि ये जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, इसमें क्या हो रहा है. बट वॉट इज़ न्यू इज़ इंटरफेज. इंटरफेज में G1, S और G2 फेज है. वॉट इज़ हैपनिंग इन G1 फेज? एक्चुअली इसमें जो मेन फेज होता है वो होता है S फेज. एस फेज में डीएनए बन रहा होता है. सो उस डीएनए के बनने से पहले हम जो भी लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो बना लेते हैं. सो G1 फेज इज गैप 1 फेज और फर्स्ट ग्रोथ फेज, जहाँ पे आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बन रहे होते हैं एंड सारे ऑर्गेनल्स की डबलिंग हो रही होती है. एज वी हैव सेड कि ये सेल ग्रोथ का भी पीरियड है, यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही होगी, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होगा. सो इंटरफेज में जो G1 फेज है वहाँ पर आरएनए बन रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और ऑर्गेनल्स डबल हो रहे हैं, सेल में ऑर्गेनल्स डबल हो रहे हैं. देन एस फेज में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सिंथेटिक फेज है, सिंथेसिस फेज है, जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है. और जब डीएनए अपनी एक दूसरी कॉपी जनरेट करता है, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन.
Just remember, whenever DNA generates a copy of its own, we call it replication. So S phase में DNA का replication हो रहा है और DNA के साथ associated होते हैं positively charged proteins जो कि DNA की packing करते हैं. DNA हमारा बहुत precious है और उसे हमें pack करके रखना चाहिए. So उनकी packing कौन करते हैं? Histone proteins. तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, क्योंकि यहाँ डीएनए बन रहा है, जब डीएनए डबल हो रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनने चाहिए, क्योंकि जो दूसरा डीएनए बनेगा उसकी भी पैकिंग रिक्वायर्ड होगी. सो हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. देन सेंट्रियोल भी डबल हो रहे हैं. सेंट्रियोल इन द चैप्टर सेल यू माइट हैव स्टडीड. सेंट्रियोल वो ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. सो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है. यहाँ हम वर्ड रेप्लिकेशन इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रेप्लिकेशन इज़ अ वर्ड विच इज़ वेरी मच यूज्ड फॉर डीएनए. जब डीएनए की डबलिंग होती है वी कॉल इट रेप्लिकेशन. अदरवाइज वी नेवर यूज द वर्ड रेप्लिकेशन फॉर एनी अदर ऑर्गेनल. सो जब सेंट्रियोल डबल हो रहा है विल यूज़ कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन एस फेज? एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे हैं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है. राइट, डीएनए से रिलेटेड सारी चीज़ें बन रही हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन G2 फेज? G2 फेज में सेल ग्रोथ कंटिन्यू कर रही है. इन तीनों फेजेस में सेल ग्रोथ हो रही है क्योंकि ये इंटरफेज का पार्ट है, तीनों में ही सेल ग्रोथ हो रही है. G2 में रैपिड होने लगती है एंड टिबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं. सो G2 फेज में टिबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है. सो इंटरफेस G1S G2 फेज, ये इनमें क्या क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट इट. माइटोटिक फेज को एक बार फिर से देख लेते हैं. डिवीजन का फेज है. सो ऑब्वियसली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस. उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, दैट इज साइटोकाइनेसिस. नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इज कि अगर आपने क्लोजली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा देन यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट इन दिस ऑल द थ्री फेजेस G1, S एंड G2, तीनों ही फेजेस में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, किसी ना किसी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है. लाइक इन G1 फेज सम प्रोटीन्स आर गेटिंग सिंथेसाइज. G2 S फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है एंड G2 फेज में टिबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन ऑल द थ्री स्टेजेस ऑफ इंटरफेजेस. Right, understood this much? Now we'll proceed. There might be a question coming to your mind, what are tubulin proteins? Tubulin proteins क्या होते हैं? In chapter cell the unit of life you might have studied about centriole. सेंट्रियोल वो ऑर्गेनल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सीलिया फ्लैजुला बनाता है और सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है. सो स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स एक कन्वेयर बेल्ट की तरह होते हैं. जैसे आपने अभी पढ़ा कि G1 फेज में ऑर्गेनल्स डबल हो गए हैं. सो ऑर्गेनल्स को इधर से उधर ले जाना पड़ेगा डिवीजन के बेसिस पर. सो दे एक्ट एज अ कन्वेयर बेल्ट. सो वो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स जो कि बने होते हैं टिबुलिन प्रोटीन के. सो दैट टिबुलिन प्रोटीन इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एस फेज से रिलेटेड है एंड दिस इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिशन ऑल्सो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, दैट ड्यूरिंग एस फेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ कन्फ्यूजन कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. सो दे थिंक कि इफ द डीएनए इज गेटिंग डबल तो क्रोमोसोम का नंबर भी इंक्रीज होता है. दैट इज रॉन्ग. ड्यूरिंग एस फेज ओनली द अमाउंट ऑफ डीएनए इज गेटिंग डबल. डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का नहीं. देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C. अगर डीएनए का अमाउंट 2C है तो वो 4C हो जाएगा. And if they are having 2N chromosomes, so after S phase also they will contain 2N chromosome. उस क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा बट उस क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो डीएनए का अमाउंट था वो डबल हो जाएगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट ड्यूरिंग एस फेज ओनली द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड. इफ इट इज 2C it changes to 4C, but the number of chromosome remains the same. If it is having 2N chromosome before S phase, after S phase also it will have 2N chromosome. There is no change in the number of chromosomes. Right? Let's move ahead and we'll talk about कि animals में और plants में mitosis कहाँ पर होती है. एनिमल्स की बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं सारे सेल मोस्टली डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स होते हैं.
एंड सिर्फ जो जर्म सेल होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो कि गैमीट का फॉर्मेशन करता है। अदरवाइज हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स की बनी होती है। सो जो भी डिप्लॉइड सेल्स होंगे उनमें माइटोसिस होगा। सो इन एनिमल सेल्स, यानी कि ह्यूमन की बॉडी का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो माइटोसिस आकर्स इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स। डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में यानी कि हमारी पूरी बॉडी में माइटोसिस ही हो रही है। वेराज हैप्लॉइड जर्म सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होती है, मियोसिस होती है। सो वन थिंग अंडरस्टूड दैट इन एनिमल्स माइटोसिस अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। माइटोसिस होता है डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में, एंड आवर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल ओनली। सिर्फ जर्म सेल्स को छोड़ के, यानी कि टेस्टिस और ओवरी, गोनाड्स, जो कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करते हैं, वो जर्म सेल्स मियोसिस के थ्रू जर्म सेल्स गैमीट्स बनाते हैं। अदरवाइज सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। नाउ इन प्लांट्स के केस में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स में होती है। सो जस्ट रिमेंबर, इन प्लांट्स माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस ओनली इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल, वेराज इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। एनिमल के केस में माइटोसिस डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में ही हो रही है, हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होती है। वेराज इन केस ऑफ प्लांट्स माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल्स में होती है। Now just have a look at this cell cycle. Things will be more clear in your mind. You'll have a clear picture. Just don't look inside. सेल साइकिल है, एंड दिस सेल साइकिल इज़ मेजरली इंटरफेज। अगर आप इस वाले पाई चार्ट को ना देखो, जस्ट डोंट लुक एट दिस वन, सो ये पूरा का पूरा इंटरफेज है। सो दिस इज़ द रेस्टिंग फेज और द प्रिपरेटरी फेज। दिस होल इज़ इंटरफेज और रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज, दैट इज़ 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, एंड ओनली दिस मच, just 5% of the duration of cell cycle is the dividing phase, the actual dividing phase, that is mitotic phase, right? Interphase further divided hai into G1, S and G2. We've divided it. Now जो माइटोटिक फेज़ है वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड होता है इन डिफरेंट फेजेस, और यहाँ पे वही दिखाया गया है। दिस विल टॉक अबाउट विद इन फ्यू मिनट्स। अगर आप इस साइकिल को ठीक से देखेंगे, सो द सेल हैज़ स्टार्टेड, ये सिंगल सेल है जिसने डिवीजन स्टार्ट किया है। G1 S G2 होगा, इंटरफेज खत्म हो जाएगा, फिर वो डिवीजन का फेज स्टार्ट करेगा जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, एंड एट द लास्ट ऑफ द सेल साइकिल आपको 2 सेल्स मिल जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। नाउ जी नॉट फेज, इफ यू रिमेंबर आई हैव टॉक्ड अबाउट जी नॉट फेज। जो सेल्स बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते हैं या ओकेजनली डिवाइड करते हैं, वो एक्चुअली G1 एग्जिट करके जी नॉट स्टेज में चले जाते हैं। So they exit G1 phase and enter G0 stage और quiescent stage. वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो division show नहीं करेंगे. So they just exit G1 stage and enter a quiescent stage known as G0 stage. Understood? The whole cell cycle might be clear now. Let's move ahead. We'll talk about the dividing phase, mitotic phase in detail. Now in NCERT there is a line given about mitotic phase, that mitotic phase is the most dramatic phase. ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ है। ना वाई इज़ इट सेइंग इट इज़ बीइंग सेड कि ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ है? रीज़न इज़ कि हमारे पास ऑर्गेनल्स डबल हो चुके हैं, डीएनए डबल हो चुका है, सारे ऑर्गेनल्स डबल हो चुके हैं, एक सेल के अंदर सब कुछ डबल डबल प्रेजेंट है, एंड अब हमें वहाँ पर डिवाइड करना है उसको 2 पार्ट्स में ताकि वो इक्वली डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। So now there is a shuffling or reorganization of all the components of cells. बहुत ज़्यादा shuffling हो रही है, organelles को इधर से उधर भेजा जा रहा है. So this is why we call it the most dramatic phase, because there is shuffling or reorganization of all components of cell. Reason है so that they can be equally distributed among both the daughter cells, ताकि वो इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। राइट, नाउ वी कॉल माइटोसिस एज इक्वेशनल डिवीजन। हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। रीज़न क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ इक्वल इन पेरेंट एंड प्रोजेनी। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे पेरेंट सेल में, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे डॉटर सेल्स में। दैट इज़ वाई वी कॉल इट इक्वेशनल डिवीजन. Right, just remember mitosis is equational division because the same number of chromosomes are present in parent cell and daughter cells, progeny.
अब आपको एक और क्लियर पिक्चर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिख रही होगी। माइटोटिक फेज एम फेज फर्दर डिवाइडेड होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में। मींस कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, जिससे वो 2 डॉटर सेल्स में एग्जिस्ट करने लगेगा। नाउ ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये एक्चुअली बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नाउ इसके लिए भी देयर इज अ ट्रिक, फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर अ ट्रिक। अगर आपको सीक्वेंस याद रखना है, इफ यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, फॉर सीक्वेंस द ट्रिक इज PM at sequence is PM at prophase, metaphase, anaphase, telophase. If you have to remember the duration कि इन सब stages में किसकी duration ज़्यादा है किसकी duration कम है, so that is pitoma, ठीक है। so प्रोफेज की ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है, देन टीलोफेज की, देन मेटाफेज की, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज है दैट इज़ एनाफेज। नाउ वील टॉक अबाउट प्रोफेज इन डिटेल। अब हम प्रोफेज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट थिंग इन प्रोफेज इज कि जो क्रोमैटिन थ्रेड्स मिले। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि क्रोमैटिन थ्रेड्स क्या होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट एस फेज एंड आई हैव टोल्ड यू कि एस फेज में जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो गया है, डबल डीएनए प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जब ये लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लूज फॉर्म मीन्स इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, सो वी कॉल इट क्रोमैटिन थ्रेड्स। और जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो यही क्रोमोसोम बन जाता है। सो वेन एवर द जेनेटिक मटीरियल और डीएनए इज प्रेजेंट इन लूज फॉर्म वी कॉल इट क्रोमैटिन थ्रेड्स, और यही डेंस फॉर्म या कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। सो नाउ क्योंकि हमारा डीएनए अभी लूज प्रेजेंट था तो वो क्रोमैटिन थ्रेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट था। सो इन प्रोफेज व्हाट इज हैपनिंग, क्रोमैटिन थ्रेड्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स आर कंडेंसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग, वो कंडेंस हो रहे हैं, वो कॉम्पैक्ट हो रहे हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए। एंड क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है, क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ क्रोमैटिड्स। जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं उन्हें हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं, एंड दे आर अटैच्ड एट अ सेंट्रोमियर, और वो एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। सो ये प्रोफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिससे आप माइटोसिस के प्रोफेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो लूजली प्रेजेंट हमारा डबल जेनेटिक मटेरियल था वो अब कॉम्पैक्ट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है टू फॉर्म क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम एक्चुअली आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिड्स जो कि अटैच हैं at the center through centromere. So it will be somewhat like this. If you see the diagram then you will be able to see आपको different colored pens use किए हैं so that you can understand कि ये DNA था और ये दूसरा DNA है जो कि रेप्लिकेट होके आया है। ये रेड वाला DNA ऑलरेडी प्रेजेंट था, नाउ कॉपी जनरेट हुई, सो ये पर्पल वाला DNA दूसरा DNA है जो कॉपी बना है। So now these DNA are actually getting compact to form chromosome like structure. ये thread like structure chromatin थे और ये chromatin threads condense होके इस तरह का structure form कर रहे हैं जिसे हम chromosomes बोल रहे हैं। And chromosomes are actually composed of arms known as chromatids जो कि centromere से attached है। Now what else is happening in prophase? Prophase में जो nuclear membrane है वो disappear होना start हो रही है। prophase के end में nuclear membrane, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर रही है। एंड सारे जो ऑर्गेनल्स हैं लाइक गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सब एंड तक डिसअपियर हो जाते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एस फेज में डीएनए के साथ हिस्टोन और सेंट्रियोल भी बने थे। सो अगर डीएनए यहाँ पर कंडेंस हो रहा है तो सेंट्रियोल भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सो सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल्स क्या कर रहे हैं, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, राइट। एंड सेंट्रियोल्स जो बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर्स यानी कि माइटोटिक स्पिंडल्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, दे आर गेटिंग असेंबल्ड टुगेदर। सो व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोफेज। सबसे पहली चीज़ कि जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं यानी कि हमारा लूज जेनेटिक मटीरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है। एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है और एंड तक डिसअपियर हो जा रही है। ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जा रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारे ऑर्गेनल्स लाइक गोल्गी बॉडीज, ईआर और न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर हो जा रहे हैं। और जो सेंट्रियोल था,
सेंट्रियोल ऑपोजिट एंड्स, सेंट्रियोल भी डबल है तो वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, अभी वो पहुंचे नहीं है, दे हैव जस्ट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। एंड ये सेंट्रियोल बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स, तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अब इकट्ठा हो रहे हैं, दे आर गेटिंग असेंबल्ड टुगेदर। एंड दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स जब आप देखेंगे प्रोफेज को माइक्रोस्कोप में। सो अर्ली प्रोफेज में इस तरह के क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। एंड ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर इंटैक्ट थी वो लेट प्रोफेज तक डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द अदर ऑर्गेनल्स ऑल्सो स्टार्ट डिसअपियरिंग। जो माइटोटिक स्पिंडल है यानी कि स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं वो अभी असेंबल हुए हैं। नाउ कम्स द मेटाफेज। आप मेटाफेज पर आते हैं। मेटाफेज, प्रोफेज इज डन, नाउ टॉकिंग अबाउट मेटाफेज। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही थी, अभी डिसअपियर नहीं हुई थी, हैज़ एक्चुअली डिसअपियर्ड कम्प्लीटली इन मेटाफेज। जब ये डिसअपियर हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इट्स मेटाफेज। सी जस्ट रिमेंबर देयर इज़ नो प्रॉपर डिमार्केशन, कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है कि हमें पता चल जाए कि अब प्रोफेज या मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। हम इन चीज़ों के बेसिस पर ही बोल सकते हैं, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही बोल सकते हैं दैट yes, metaphase has started because now the nuclear membrane has disappeared completely. एंड जो कंडेंसेशन हो रहा था क्रोमैटिन थ्रेड्स का क्रोमोसोम में वो भी कंप्लीट हो गया है मेटाफेज में। क्योंकि कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। सो ये बेस्ट टाइम है जब हम मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन that what is the best stage of cell cycle or cell division to study the chromosome or to view the chromosomes. क्रोमोसोम आपको बेस्ट विजिबल होंगे मेटाफेज स्टेज में क्योंकि यहाँ पर कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है और क्रोमोसोम अपनी बेस्ट स्टेज पर है। सो यहाँ पर आप जब क्रोमोसोम देखोगे सो यू विल सी द क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड होते हैं एट द सेंट्रोमियर। सो दिस इज़ हाउ योर क्रोमोसोम विल लुक एट मेटाफेज। नाउ हमने प्रोफेज में पढ़ा था कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो असेंबल हो रहे हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर द चैप्टर सेल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सेल में जो क्रोमोसोम हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम के सेंटर पे होता है सेंट्रोमियर जिस पे दोनों क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। उस सेंट्रोमियर के साइड पे प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विच वी कॉल्ड काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करेंगे। तो जब तक वो क्रोमोसोम को इधर से उधर भेजने के लिए उनको क्रोमोसोम को होल्ड करना ज़रूरी है। सो फ्रॉम वेयर इज़ द अटैचमेंट पॉइंट, कहाँ से वो क्रोमोसोम पे अटैच हो रहे हैं, दे आर गेटिंग अटैच्ड ऑन द क्रोमोसोम एट द काइनेटोकोर। जस्ट रिमेंबर द डायग्राम इज़ देयर ऑन द स्क्रीन एंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे। और ये काइनेटोकोर एक्चुअली स्मॉल डिस्क शेप प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर हैं जो कि सेंट्रोमियर के साइड पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्योंकि अब कन्वेयर बेल्ट ने उनको पकड़ लिया है सो नाउ क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर। सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। नाउ दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड दे गेट अलाइंड, और वो एक अलाइनमेंट फॉर्म कर रहे हैं इक्वेटर पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जा रहे हैं। दैट एंड दे आर फॉर्मिंग अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो दोनों पोल से सेंट्रियोल फॉर्म कर रहे हैं, सो ये स्पिंडल फाइबर्स उन क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और उनको इस तरह से अलाइन करते हैं दैट दे गेट अलाइंड अलॉन्ग द इक्वेटर एंड दे फॉर्म अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफेज। आप इस फीचर से मेटाफेज को पहचान सकते हैं। व्हेन यू सी द मेटाफेज प्लेट दैट मीन्स ऑल द क्रोमोसोम्स हैव मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड दे गेट अलाइंड along the equator through the spindle fibers. Spindle fibers are the one जो इनको इस तरह से अलाइन कर रहे हैं। So that is where the metaphase plate is formed and इसी से आप मेटाफेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सेंट्रियोल्स जो एक्चुअली प्रोफेज में जा रहे थे ऑपोजिट पोल्स तक, वो मेटाफेज में ऑपोजिट पोल्स तक पहुंच चुके
हैं सेंट्रियोल्स जो कि स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, दे हैव रीच्ड द ऑपोजिट पोल्स. सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये स्पिंडल फाइबर बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, एंड ये जो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बना रहा है थ्रू ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये स्पिंडल फाइबर एक्चुअली कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं. और पहले प्रोफेज में ये एक साथ असेंबल होते हैं और फिर असेंबल होने के बाद ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच हो जाते हैं. काइनेटोकोर से ये क्रोमोसोम से बाइंड होते हैं और इस तरह से उनका अलाइनमेंट करते हैं, कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटाफेज. नाउ टॉकिंग अबाउट एनाफेज. हमारा जो क्रोमोसोम था वो समवॉट ऐसा दिख रहा था हमें. हमारा क्रोमोसोम इस तरह से अलाइंड था मेटाफेज प्लेट में. अब हमारा जो क्रोमोसोम अलाइन था मेटाफेज पे, इक्वेटर पे, सो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर दोनों पोल्स में उसको दोनों तरफ से अटैच करे हुए थे. नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करना स्टार्ट करेगा. और जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो जो दोनों क्रोमैटिड्स बाइंड हो रहे थे, एक साथ रुके हुए थे, वो दोनों क्रोमैटिड्स अटैच थे सेंट्रोमियर की वजह से. जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो गए. नाउ व्हेन दे आर डिफरेंशिएटेड, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो गए एंड एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम की तरह काम करने लगेंगे. ये डॉटर सेल्स के इंडिविजुअल क्रोमोसोम हो गए. जस्ट रिमेंबर, सेंट्रोमियर स्प्लिटेड, हमारा क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज था मेटाफेज में. सेंट्रोमियर स्प्लिट किया, द ग्रीन पोर्शन, द मिडल पोर्शन, ये स्प्लिट हो गया. जब सेंट्रोमियर अलग हुआ तो दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो गए. द टू क्रोमैटिड्स सेपरेटेड. नाउ दीज विल बी कॉल्ड क्रोमोसोम फॉर डॉटर न्यूक्लियस. ये डॉटर न्यूक्लियस के लिए दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हो गए, ये क्रोमैटिड्स नहीं है. Now the chromatids will start moving towards the opposite poles. अब ये chromatids opposite poles की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. But the problem is कि जब हम कहीं जाते हैं तो driver will be ahead and the passenger will be behind. So हमारा जो ड्राइवर है जो हमें पोल्स तक लेके जा रहा है वो एक्चुअली सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर इज़ द ड्राइवर. तो ड्राइवर हमेशा आगे होगा, पैसेंजर विल बी बिहाइंड. सो सेंट्रोमियर को जाना है पोल्स तक तो पोल्स की तरफ फेस होगा सेंट्रोमियर का और पीछे होंगे हमारे क्रोमैटिड्स. सो जस्ट रिमेंबर हु इज़ एट द लीडिंग एज. लीडिंग एज यानी कि पोल्स की तरफ फेस होगा सेंट्रोमियर का एंड क्रोमैटिड्स होंगे लैगिंग end पर. So chromatids are moving towards the opposite poles with centromere at the leading edge and arms trailing behind. यानी कि किसका फेस होगा पोल्स की तरफ, सेंट्रोमियर विल फेस टुवर्ड्स द पोल्स. जब ये पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो सेंट्रोमियर होगा पोल्स की साइड और क्रोमैटिड्स होंगे उसके पीछे. So this is the kind of structure that you will observe in anaphase. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको anaphase में ऑब्जर्व होगा. यू हैव टू रिमेंबर कि हमारा जो मेटाफेज में क्रोमोसोम था, मेटाफेज में हमारा क्रोमोसोम इस तरह का था. एनाफेज में जो सेंट्रोमियर है, सेंटर पोर्शन है क्रोमोसोम का, वो स्प्लिट करेगा. एज सून एज द सेंट्रोमियर स्प्लिट, दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो गए. बट दीज सेपरेट क्रोमैटिड्स आर नाउ सेपरेट क्रोमोसोम्स फॉर द डॉटर न्यूक्लियाई. अब इन्हें पोल्स की तरफ मूव करना है. नाउ द क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. नाउ हु इज द ड्राइवर हु इज गोइंग टू टेक देम? इट्स द सेंट्रोमियर. ड्राइवर सेंट्रोमियर है तो पोल्स की तरफ जाना है तो पोल्स की तरफ फेस होगा सेंट्रोमियर का और पीछे होंगे क्रोमैटिड्स. सो क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल्स. जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले पोल की तरफ चला जाएगा, जो नीचे वाला क्रोमैटिड है वो नीचे वाले पोल्स की तरफ चला जाएगा. सब में कॉमन ये है कि व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल, सेंट्रोमियर फेस टुवर्ड्स द पोल्स. यहाँ पे सेंट्रोमियर इस पोल की तरफ है, यहाँ के सेंट्रोमियर इस पोल्स की तरफ है एंड क्रोमैटिड्स लीडिंग लैगिंग एज पर हैं, पीछे हैं, दे आर बिहाइंड. नाउ यहाँ पर एक और चीज़ ऑब्जर्व होती है कि मेटाफेज में आप जो क्रोमोसोम्स देख रहे थे उसमें दो क्रोमैटिड्स थे. इन मेटाफेज मेटाफेज में जो हमें क्रोमोसोम्स अलाइंड दिख रहे थे इक्वेटर पे, उस हर क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स थे. बट एनाफेज में हमें जो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं उसमें अब सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है. जस्ट कीप ऑन रिमेंबरिंग दीज डिफरेंसेस क्योंकि इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. इन मेटाफेज द क्रोमोसोम्स हैड टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, बट नाउ इन एनाफेज वो सेपरेट हो चुके हैं. सो नाउ इन एनाफेज द क्रोमोसोम इज हैविंग वन क्रोमैटिड ओनली. Anaphase, the picture is clear. Now let's talk about telophase. टीलोफेज में जो क्रोमोसोम्स है ना, टीलोफेज को हम बोलते हैं जस्ट द ऑपोजिट फेज ऑफ प्रोफेज. हम इसे प्रोफेज का ऑपोजिट फेज बोलते हैं क्योंकि जो सारी चीज़ें प्रोफेज में हुई उसका जस्ट ऑपोजिट टीलोफेज में होगा. प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहे थे.
और इंडिविजुअलिटी स्टैब्लिश कर रहे थे। बट इन टीलोफेज व्हाट इज हैपनिंग, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो रहे हैं, डीकॉइल हो रहे हैं एंड इंडिविजुअलिटी लूज कर रहे हैं। वो क्रोमैटिन थ्रेड्स दोबारा फॉर्म कर रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग अ क्लस्टर ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल एट द पोल्स। जो क्रोमोसोम्स पोल पर पहुंच गए थे टीलोफेज में, दोज क्रोमोसोम्स आर डीकंडेंसिंग, वो डीकंडेंस हो रहे हैं। प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहे थे। अब क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो रहे हैं, डीकॉइलिंग कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रहे हैं, अपना पूरा कंटेंट निकाल दिया है एंड दे आर अपीयरिंग एज क्रोमैटिन मटेरियल का क्लस्टर, क्रोमैटिन थ्रेड्स के क्लस्टर की तरह वो पोल्स पे गैदर आउट हो गए हैं। देन व्हाट एल्स वाज हैपनिंग इन प्रोफेज, प्रोफेज में जो न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, वो डिसअपियर कर गई थी, ऑर्गेनल्स डिसअपियर कर गए थे। बट हियर जस्ट द ऑपोजिट विल टेक प्लेस। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर हो गई उस क्रोमोसोम के क्लस्टर के अराउंड एंड ऑर्गेनल्स भी आ गए हैं, दे हैव आल्सो रीअपियर्ड। So what you have to remember is कि telophase and prophase are opposite phases to each other. ये दोनों एक दूसरे के opposite phases हैं. This is what is to be remembered. Another thing is cytokinesis. Now by this time दो nucleus बन चुके हैं, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस इज डन। अब होना है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करना चाहिए, साइटोकाइनेसिस होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन डिफरेंट टाइप से होता है। इन एनिमल सेल इट अकर्स बाय फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्म होती है, लाइक साइटोप्लाज्म है सो एक फरो फॉर्म होती है जो कि आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स होती है, मीन्स इट इज़ एन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि एनिमल सेल में जो आउटर बाउंड्री होती है, एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड मूवमेंट शो करती है, इन्वेजिनेट करती है और एक फरो फॉर्म करती है। सो इट्स डन इन अ सेंट्रीपिटल मैनर। सेंट्रीपिटल मतलब इनवर्ड, जो फोर्स इनवर्ड डायरेक्टेड होता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जो एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर इज़ नो डाउट फॉर श्योर कि एनिमल सेल में जो बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नाउ यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे कर रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड मूव कर रही है और एक फरो फॉर्म कर रही है। अ फरो इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द साइटोप्लाज्म दैट इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस। सो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, फरो फॉर्मेशन के थ्रू विच इन अ सेंट्रीपिटल मैनर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग अ फरो इन अ सेंट्रीपिटल मैनर, मीन्स इनवर्ड्स मूव कर रही है। नाउ प्लांट सेल के केस में सेम मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो सकता क्योंकि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है। बट प्लांट सेल के केस में आउटर बाउंड्री है सेल वॉल और सेल वॉल रिजिड है, इनएक्सटेंसिबल है। सो नाउ हम सेल वॉल को ऐसे फरो फॉर्म नहीं करा सकते, वो रिजिड होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है। सो नाउ कुछ प्रीकर्सर पहले से सेंटर पे प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। नाउ फ्रैग्मोप्लास्ट सेंटर से आउटवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, इट इज़ मूविंग आउटवर्ड सेंटर से बाहर की तरफ। सो इन अ सेंट्रीफ्यूगल मैनर, कोई भी फोर्स अगर आउटवर्ड डायरेक्टेड फोर्स होती है, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्टेड होती है, सो हम इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेम इज हैपनिंग इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंटर पे प्रेजेंट कुछ प्रीकर्सर है जिसे हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। ये फ्रैग्मोप्लास्ट सेंटर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी एंड इट मेक्स टू डिफरेंट सेल एंड इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट बाहर की तरफ मूव कर रहा है सो इट इज़ फॉर्मिंग सेल प्लेट और सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में। So in animal cell, cytokinesis occurs by furrow formation, centripetal manner, by plasma membrane, यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करती है। In plant cell, it occurs by cell plate formation, सेल प्लेट बनती है centrifugal manner में, मीन्स सेंटर से बाहर की तरफ फ्रैग्मोप्लास्ट मूव करता है, सेल प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड सेल प्लेट एक्चुअली प्रीकर्सर है मिडल लैमेला की। सेल प्लेट इज अ प्रीकर्सर ऑफ मिडल लैमेला। इफ यू रिमेंबर
दो एडजेसेंट या नेबरिंग सेल की सेल वॉल को ज्वाइन करने वाले स्ट्रक्चर को हम मिडल लैमेला बोलते हैं। यहाँ पर भी ये जो सेल प्लेट बन रही है ये दो नेबरिंग सेल या दो डॉटर सेल्स की सेल वॉल को कनेक्ट कर रही है, ऑल्दो इट इज़ डिवाइडिंग इट इनटू टू। सो ये दो सेल्स की सेल वॉल को कनेक्ट कर रही है, सो दैट इज़ मिडल लैमेला। यही सेल प्लेट लेटर इट विल फॉर्म मिडल लैमेला। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट द सेल प्लेट फॉर्म्ड बाय फ्रैग्मोप्लास्ट इज एक्चुअली अ प्रीकर्सर ऑफ मिडल लैमेला, जो कि दो एडजेसेंट यानी कि दो नेबरिंग सेल्स की सेल वॉल को ज्वाइन करती है। So what was more important here in animal cell and plant cell, mechanism of cytokinesis is different. Animal cell में cytokinesis हो रहा है furrow formation के थ्रू, outer membrane, plasma membrane सेंट्रीपिटल मैनर में बाहर से अंदर की तरफ फरो फॉर्म करती है जिससे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। एंड प्लांट सेल में ये मैकेनिज्म नहीं हो सकता क्योंकि आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, रिजिड इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। सो सेंटर पे प्रेजेंट फ्रैग्मोप्लास्ट बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल मैनर में मूव करना स्टार्ट करते हैं और सेल प्लेट बनाती हैं। सो ये जो सेल प्लेट है ये दो डॉटर सेल्स की दो सेल वॉल फॉर्म कर देता है एंड ये सेल प्लेट प्रीकर्सर है मिडल लैमेला का। मिडल लैमेला वाज द स्ट्रक्चर जो कि दो नेबरिंग सेल्स की सेल वॉल को ज्वाइन कर रहे होते हैं। सो एक्चुअली ये सेल प्लेट जो बनी है वो लेटर मिडल लैमेला फॉर्म करती है। नाउ अनदर थिंग, अगर आपको एनिमल और प्लांट सेल के डिवीजन में डिफरेंस और पता करने हो, सो यू कैन सी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हर तरह के स्टेजेस में आपको कॉर्नर पे, पोल्स पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा। यानी कि ये सेंट्रोजोम है, दिस इज़ द सेंट्रोजोम, दो सेंट्रियोल मिलकर सेंट्रोजोम बनाते हैं। ये जो सेंट्रोजोम है जो कि स्पिंडल फाइबर्स बना रहा है, दिस स्ट्रक्चर टुगेदर इज नोन एज एस्टर रेज, इसे हम बोलते हैं एस्टर रेज। ये एस्टर रेज प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सो वी कैन से कि एनिमल सेल में डिवीजन एस्ट्रल टाइप है और प्लांट सेल में डिवीजन इज एन एस्ट्रल टाइप, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, सेंट्रोजोम नहीं बनता है, स्पिंडल फाइबर्स जनरेट नहीं हो पाते हैं। सो ये पूरा एस्टर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। सो ये सेंट्रोजोम अलॉन्ग विथ स्पिंडल फाइबर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एस्टर रेस। इस तरह की एस्टर रेस प्लांट सेल में नहीं दिखाई देती है, दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, बट डिवीजन इन एनिमल सेल वी कैन सी दिस एस्टर रेस। सो एनिमल सेल में डिवीजन है एस्ट्रल टाइप, प्लांट सेल में डिवीजन है एन एस्ट्रल टाइप। Whereas कुछ important note point ये भी है that in some condition nuclear division is not followed by cytokinesis, means nucleus divide कर चुका है but cytoplasm divide नहीं कर रहा है, जिसमें multinucleate condition आ जाती है which leads to multinucleate condition, जिसे हम syncytium भी बोलते हैं। अगर हम animal cell में देखें तो इसका best example है skeletal muscles। skeletal muscles multinucleate होती हैं। and अगर हम देखें तो liquid endosperm in coconut, यानी कि कोकोनट वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्शियम कंडीशन, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। रिजल्टेंट क्या हुआ कि एक ही सेल के अंदर देयर आर मेनी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, दैट इज नोन एज सिंक्शियम। एनिमल सेल में स्केलेटल मसल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। प्लांट में अगर देखेंगे तो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, दैट इज द कोकोनट वाटर, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्शियम कंडीशन विच इज गिवन इन NCERT. Now we'll talk about the significance of mitosis. हम mitosis की importance के बारे में बात करेंगे and then we'll move ahead and talk about meiosis. कुछ केसेस में माइटोसिस, नॉर्मली वी हैव स्टडीड कि माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में ऑब्जर्व होता है, बट इन सम केसेस लाइक लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड ऑल, माइटोसिस हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, लाइक एनिमल सेल में माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स के केस में और कुछ सोशल इंसेक्ट्स के केस में माइटोसिस हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है। एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस? सेल की ग्रोथ, सेल का रिपेयर, दीज आर सम important functions of mitosis. Suppose you have an injury, आपकी स्किन पे एक इंजरी हो गई, एक कट लग गया एंड सडनली द स्किन विल स्टार्ट डेवलपिंग, वो क्लॉट होगा, देन हीलिंग होगी और एक नई स्किन आ जाएगी, नई स्किन डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट सेल रिपेयर, और यहाँ पे कौन सा डिवीजन इन्वॉल्व था? दैट वाज माइटोसिस। सो माइटोसिस, सेल ग्रोथ, सेल रिपेयर, ये सब माइटोसिस के फंक्शंस हैं, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। अपर एपिडर्मिस
हमारी बॉडी की जो अपर एपिडर्मिस है, द स्किन, द गट लाइनिंग, द ब्लड सेल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं बाय माइटोसिस, रिपेयर होती है उनकी। एंड माइटोटिक डिविजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें माइटोटिक डिविजन होता है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते रहते हैं, लेंथवाइज एंड विथवाइज, मीन्स एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम इन टिश्यूज़ में माइटोटिक डिविजन होता रहता है, एंड दिस माइटोटिक डिविजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस ग्रोथ throughout life. Understood? So that was the significance of mitosis. Now coming towards meiosis or reductional division. Mitosis को हम equational division बोल रहे थे, meiosis को we are calling reductional division, because reductional division यहाँ पर meiosis में जो chromosome number है वो half कर दिए जाते हैं. The chromosome number are reduced to half, means अगर parent cell में 2n है तो daughter cell में n और n होंगे. क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और प्रोजेनी में डिफरेंट हो जाते हैं, पेरेंट में डबल हैं, जो डॉटर सेल्स हैं उसमें हाफ कर दिए जाते हैं. एंड मियोसिस लाइक माइटोसिस हमने पढ़ा कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बॉडी में हमारी माइटोसिस ही होता है, ग्रोथ में, रिपेयर में, सब जगह माइटोसिस इन्वॉल्व है. बट मियोसिस एक्चुअली कहाँ होता है? हमारी बॉडी में सिर्फ एक जगह मियोसिस हो रहा है, दैट इज़ गैमीट फॉर्मेशन, जहाँ पर हमारे टेस्टिस और ओवरी स्पर्म और ओवम बनाते हैं, गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होता है, तब ये जर्म सेल्स टेस्टिस और ओवरी हैप्लॉइड गैमीट्स फॉर्म करते हैं थ्रू दिस मियोसिस डिविजन. सो सिर्फ जर्म सेल गैमीट फॉर्मेशन में, सिर्फ गैमीट बनाने के प्रोसेस में, गैमीटोजेनेसिस में मियोसिस इन्वॉल्व होती है, अदरवाइज और कहीं पर भी आपको मियोसिस नहीं दिखाई देगी. अगर हम प्लांट्स की बात करें, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि एंथर के अंदर मेल गैमीट बनाता है, और मेगास्पोर मदर सेल जो कि एग के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, वहाँ पर भी मियोसिस होती है. सो इट्स एक्चुअली गैमीट फॉर्मेशन, चाहे प्लांट की बॉडी हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, बी इट प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगी, राइट. एंड ये जो हैप्लॉइड गैमीट्स ये बनाते हैं, ये हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ कर जाते हैं ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड रिस्टोर द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर. लाइक 46 is the chromosome number in human beings. So जो टेस्टिस और ओवरी हैं वो 46 क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं. अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुआ, दोनों फ्यूज़ करेंगे तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. बट हमें क्रोमोसोम का नंबर रिस्टोर करना है, 46 ही रखना है. तो अब टेस्टिस और ओवरी जो स्पर्म और ओवम बनाएंगे उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, वहाँ पर मियोसिस होगी. स्पर्म विल कैरी 23 क्रोमोसोम, ओवम विल कैरी 23 क्रोमोसोम. और जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये दोनों फ्यूज़ करेंगे, स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करेंगे, सो देन वील हैव 23 + 23, दैट इज़ 46 क्रोमोसोम, राइट. मियोसिस कहाँ ऑब्जर्व्ड होता है? मियोसिस इज ऑब्जर्व्ड ओनली ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन, oogenesis. नाउ माइटोसिस की तरह मियोसिस सिंपल प्रोसेस नहीं है. मियोसिस इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस डिवाइडेड है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में. मतलब जैसे हम इंटरफेज और एम फेज डिवाइड कर रहे थे, एम फेज वहाँ माइटोटिक फेज था, अब वो एम फेज की जगह मियोसिस हो गया. नाउ जैसे माइटोसिस में एक कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, एक साइटोकाइनेसिस हो रहा था, अब यहाँ पर क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 बार होंगे, एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में. क्योंकि सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. सो अल्टीमेटली व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इज़ कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइडेड है. इसका मतलब देर आर 2 टाइम्स द न्यूक्लियर डिविजन इज टेकिंग प्लेस. एक बार न्यूक्लियर डिविजन मियोसिस 1 में होगा, दूसरी बार मियोसिस 2 में होगा. फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिविजन, वंस इट विल टेक प्लेस इन मियोसिस 1, द अदर टाइम इट विल टेक प्लेस इन मियोसिस 2. So there are 2 nuclear and 2 cytoplasmic division, but there is only single cycle of DNA replication. क्योंकि DNA replication तो S phase में हो रहा है, उसका dividing phase से कोई मतलब नहीं है. There is no relation with the dividing phase. So normally students get confused and they feel कि if there is 2 nuclear and 2 cytoplasmic division, that there might be 2 cycles of DNA replication also. That is wrong. Meiosis में 2 न्यूक्लियर 2 साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तो होते हैं, बट डीएनए की रेप्लिकेशन सिंगल साइकिल होती है, क्योंकि वो एस फेज में हो रहा है. एंड देयर इज़ नथिंग टू डू विद मियोसिस हियर. जस्ट लुक एट दिस फ्लो चार्ट, थिंग्स विल बी मोर क्लियर नाउ.
सपोज सेल साइकिल है, सेल साइकिल इंटरफेज और डिवाइडिंग फेज में था, अब यहाँ पे माइटोसिस की जगह मियोसिस आ गया, ये मियोसिस फर्दर डिवाइडेड है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। सो व्हाट यू हैव टू सी इज़ कि ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइडेड होंगे। कैरियोकाइनेसिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो मियोसिस 1 है, सो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और यही होगा मियोसिस में भी। नाउ जो आपको याद रखना है वो ये है कि मियोसिस 2 माइटोसिस से सिमिलर होती है, मियोसिस 2 एक्चुअली इक्वलेंट होती है टू माइटोसिस। तो इसका मतलब आवर वर्क हैज़ बीन रिड्यूस्ड। अब हमें मियोसिस 2 के बारे में पढ़ना नहीं है क्योंकि वो माइटोसिस से सिमिलर होती है, एंड माइटोसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ मोर डिफरेंट इज़ मियोसिस 1। नाउ ये मियोसिस 1 में जो कैरियोकाइनेसिस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस हो रही है, बट इसका जो प्रोफेज 1 है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट फेजेस, जो कि माइटोसिस में नहीं हो रहा था। दिस वाज नॉट हैपनिंग इन माइटोसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो जा रहा था, बट यहाँ पर प्रोफेज इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 5 different stages, that is leptotene, zygote, pachytene, diplotene and diakinesis. Now for this there is a trick, that is Lady Zoe please do dance. Lady, L stands for leptotene, Zoe, Z stands for zygotine, please, P stands for pachytene, do, D stands for diplotene, dance, this stands for diakinesis. So how will you remember all the 5 stages of prophase 1? Leptotene, zygotine, pachytene, diplotene, diakinesis. The trick is Lady Zoe please do dance. Now ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर कर देगा कि एक्चुअली मियोसिस में क्या होता है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, एक डिप्लॉयड सेल है जिसने मियोसिस किया, मियोसिस 1 किया एंड इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है सो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, ये n है, ये भी n है, राइट। मियोसिस 1 होने के बाद अब वो सेल मियोसिस 2 करेंगे, ये सेल फर्दर डिवाइड करेंगे 2 सेल्स में। नाउ यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन के अकॉर्डिंग n/2 हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हुआ। रीज़न आपको ये याद रखना है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में एक्चुअली मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 रिडक्शनल डिवीजन है ही नहीं, वो माइटोसिस जैसा है। इट इज़ माइटोसिस, और माइटोसिस तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो अगर ये हैप्लॉइड सेल 2 सेल में डिवाइड करेगा तो वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। सो नाउ एट द एंड ऑफ मियोसिस आपको मिल रहे हैं 4 हैप्लॉइड सेल्स। अगर आप माइटोसिस को देखोगे तो एट द एंड ऑफ माइटोसिस यू विल गेट 2 डिप्लॉयड सेल्स। आपको 2 डिप्लॉयड सेल्स मिल रहे हैं। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा, एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड करेगा तो 2 डिप्लॉयड सेल्स बना रहा है माइटोसिस में। बट इन मियोसिस पहले एक सेल ने, एक डिप्लॉयड सेल ने मियोसिस 1 करा, सो उसका जो क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हो गया, सो इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स। अब मियोसिस 2 करने की बारी आई, सो ये सेल्स फर्दर 2 और सेल्स में डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास 4 सेल हो जाएंगे, लेकिन वो हैप्लॉइड ही होंगे क्योंकि मियोसिस 2 हो रहा है, माइटोसिस है वो। सो इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम की जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं होगी, वो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहेंगे। रिडक्शन कहाँ होगा? मियोसिस 1 में, क्योंकि एक्चुअली मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 इज इक्वल टू माइटोसिस। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मियोसिस। मियोसिस के एंड पे आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे, वेराज माइटोसिस के केस में आपको एंड में 2 डिप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है वो माइटोसिस के प्रोफेज से काफ़ी लंबा है, यू कैन वेरी वेल सी, क्योंकि उसके खुद के 5 स्टेजेस हैं एंड इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। So you have to remember that if we compare prophase of mitosis and prophase 1 of meiosis 1, so prophase 1 of meiosis 1 is longer and more complex क्योंकि इसमें खुद के 5 different stages available हैं। नाउ फर्स्ट स्टेज इज़ लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में एक्चुअली वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो प्रोफेज में हुआ करती थी स्टार्टिंग में। सो प्रोफेज में क्या हो रहा था? माइटोसिस के प्रोफेज में स्टार्टिंग में जो क्रोमैटिन फाइबर्स थे वो कॉइलिंग और कंडेंसेशन शो कर रहे थे। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि लेप्टोटीन में एक्चुअली कॉइलिंग और कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमैटिन फाइबर्स का। नाउ क्योंकि अभी क्रोमैटिन लेस कंडेंस है, सो क्रोमोसोम्स को अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं सो वो क्रोमोसोम लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट दिखाई देंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ टू बी लर्न दैट लेप्टोटीन में एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हो रही है क्रोमैटिन फाइबर्स की, जो कि माइटोसिस की प्रोफेज में हो रहा था। एंड क्योंकि क्रोमैटिन लेस कंडेंस है,
सिंस द क्रोमैटिन इज लेस कंडेंस, तो क्रोमोजोम इस वक्त अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू क्रोमोजोम्स को देखेंगे, सो दे आर गोइंग टू अपीयर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट क्रोमोजोम. राइट, नाउ वील टॉक अबाउट जाइगोटीन. अब हम बात करेंगे जाइगोटीन के बारे में. सो जाइगोटीन को आपको याद कैसे रखना है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन जाइगोटीन. जब भी हम Z का मिरर इमेज बनाएंगे, Z का मिरर इमेज बनाएंगे तो S बनता है. सो इसका मतलब यहाँ पर S फॉर साइनेप्सिस हो रहा है. जाइगोटीन Z का मिरर इमेज इज S और S स्टैंड्स फॉर साइनेप्सिस. व्हाट इज साइनेप्सिस? जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है जिसे हम साइनेप्सिस बोलते हैं. Something like this is happening which is known as synapses. Okay, so what is happening in zygote? Z का mirror image है S for synapses. Synapses means pairing of homologous chromosomes. Homologous chromosomes की pairing. Now before this you need to know कि actually homologous chromosomes क्या होते हैं. Homologous chromosomes are those chromosomes which are having same shape and size. अगर आप इन दो chromosomes को देखोगे तो ये homologous chromosome है. Reason being कि इनका same shape और size है and they are carrying the same genes. Gene A यहाँ पर भी present है, दोनों में present है. Gene B present है, gene C present है. So they are having the same shape, size, same genes on the same location जिसे हम loci भी बोलते हैं. So homologous chromosomes are the chromosome having same shape, same size, same genes on the same location, but alleles for the trait may be different. Alleles same नहीं हो सकते, alleles अलग अलग हो सकते हैं. Suppose C is the gene carrying information for hair color. ये brown hair color के लिए कोड कर रहा है, ये black hair color के लिए कोड कर रहा है. So but they both are coding, they are the same gene but different alleles coding for the same thing. बट डिफरेंट वेराइटी, डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम जीन. सपोज ये जो बी जीन है वो आई कलर के लिए कोड कर रहा है, सो ब्लैक आईज एंड ब्लू आईज, बट कोडिंग फॉर आई कलर. सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं एंड इस होमोलोगस पेयर में जो एक क्रोमोसोम आता है दैट कम्स फ्रॉम द मदर, वी कॉल इट मैटरनल क्रोमोसोम, एंड द अदर कम्स फ्रॉम फादर, वी कॉल इट पैटर्नल क्रोमोसोम. So I hope the concept for homologous chromosome is clear कि homologous chromosomes are the chromosomes having same shape, size and same genes on the same location, but they may have different versions of the same gene. They may have different alleles. One is coding for tallness तो दूसरा dwarfness के लिए, but genes दोनों के पास height के हैं. एंड ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है, एक आ रहा है फादर से, एक आ रहा है मदर से. सो द वन कमिंग फ्रॉम फादर इज पैटर्नल क्रोमोसोम, वन कमिंग फ्रॉम मदर इज मैटरनल क्रोमोसोम. और इनकी जब पेयरिंग होती है, ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जब पेयरिंग होती है, जब वो आपस में इस तरह से आके पेयर अप करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज साइनेप्सिस. उसी प्रोसीजर को हम साइनेप्सिस बोलते हैं. नाउ प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस, बट ये जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है इसे हम बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड. बाइवेलेंट या टेट्राड क्यों बोलते हैं? अगर हम क्रोमैटिड्स के रिस्पेक्ट में देखें तो 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, 3 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड. 4 क्रोमैटिड्स हैं इसमें, एक 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So 4 chromatids are involved. So chromatid के रिस्पेक्ट में हम इसे टेट्राड बोल सकते हैं. और अगर क्रोमोसोम के बेसिस पे देखें, सो 2 क्रोमैटिड्स वाले 2 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर, सो इट इज़ नोन एज बाइवेलेंट. सो देयर इज हैपनिंग साइनेप्सिस, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज टेकिंग प्लेस. और ये जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है वी कॉल देम बाइवेलेंट और टेट्राड. नाउ जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं देन वी गेट टू नो कि साइनेप्सिस एक्चुअली इसमें एक स्ट्रक्चर हेल्प करता है इनकी पेयरिंग में, एंड दैट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस ऑरेंज कलर्ड स्ट्रक्चर. ये एक्चुअली साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द टू होमोलोगस क्रोमोसोम अलोंग देयर लेंथ. So one thing you have to remember that what is happening in zygotine, synapses, and synapses में help कौन कर रहा है इन होमोलोगस की पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग में कौन हेल्प कर रहा है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलोंग द एंटायर लेंथ उनको कनेक्ट करता है. राइट, सो दिस वॉज अबाउट जाइगोटीन. लेप्टोटीन में क्या हो रहा था? कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हो रहा था क्रोमैटिन फाइबर्स का. और जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स को देख रहे थे, सो दे अपीयर टू बी लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली इन जाइगोटीन? इन जाइगोटीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग इज टेकिंग प्लेस. Z का मिरर इमेज है S. S स्टैंड्स फॉर साइनेप्सिस. साइनेप्सिस का मीन्स
होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका सेम शेप साइज होता है एंड दे कैरी द सेम जीन्स ऑन द सेम लोकेशन, बट एलील्स अलग अलग हो सकते हैं। एक पैटर्नल है, एक मैटर्नल है, एक फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है। एंड ये जो पेड होमोलोगस क्रोमोसोम है वी कॉल देम बाइवेलेंट या टेट्राड। अगर हम क्रोमोसोम के बेस पे देखें तो 2 क्रोमोसोम है इसलिए बाइवेलेंट, और 4 क्रोमैटिड्स हैं इसलिए टेट्राड। 1 2 3 एंड 4 4 क्रोमैटिड्स हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम टेट्राड। एंड व्हेन वी सी इट थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देन वी कम टू नो कि समथिंग इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पेयरिंग। इस पेयरिंग में कोई कॉम्प्लेक्स हेल्प कर रहा है, दैट इज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलोंग द एंटायर लेंथ उनको जोड़ रहा है। नाउ मूविंग अहेड वील कम टू अनदर स्टेज दैट इज पैकेटीन। हम पैकेटीन के बारे में बात करेंगे। नाउ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन। पैचेटीन लार्जर स्टेज है एज कंपेयर टू लेप्टोटीन और जाइगोटीन। लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन शॉर्ट लिव्ड स्टेज हैं, दे आर नॉट मच लॉन्ग ड्यूरेशन, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के स्टेजेस हैं। कंपेरेटिवली पैकेटीन उससे बड़े स्टेज हैं, इट इज़ अ लार्जर स्टेज एज कंपेयर टू लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। ना वो बाइवेलेंट या टेट्राड जो कि फॉर्म हो रहे थे जाइगोटीन में, वो यहाँ क्लियरली विजिबल होते हैं क्योंकि वो प्रोसेस फिनिश हो गया है, पेयरिंग फिनिश हो गई है। सो बाइवेलेंट या टेट्राड आर क्लियरली विजिबल इन पैकेटीन स्टेज। एंड नाउ क्योंकि अब पेयरिंग हो गई है, क्रोमोसोम्स आपस में आगे दे आर क्लोज टू ईच अदर, नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज क्रॉसिंग ओवर। नाउ अनदर ट्रिक, हाउ विल यू रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग इन पैकेटीन। पैकेटीन में देयर इज सी नेवर कम्स इन एनी ऑफ द 5 स्टेजेस। इन 5 स्टेजेस में सी सिर्फ पैकेटीन में आ रहा है, एंड सी फॉर क्रॉसिंग ओवर, right? This is the trick to remember, that पैकेटीन is the only stage having C and C stands for crossing over. So crossing over हो रही है पैकेटीन में. What is crossing over? The 2 chromosomes which were standing close to each other, जिनकी pairing हो गई थी, now the exchange of genetic material is taking place in between them. इन 2 homologous chromosomes के बीच में genetic material का exchange हो रहा है. Now what is important is कि सिस्टर क्रोमैटिड्स, इस क्रोमोसोम की, ये जो पिंक कलर्ड क्रोमोसोम है, इसकी ये जो दोनों आर्म्स है, दोनों क्रोमैटिड्स हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये ऑरेंज वाले क्रोमोसोम की जो दोनों आर्म्स हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सो इनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा वो सेम होगा, तो पेयरिंग इनके बीच में नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल इनके आपस में नहीं होगा। The crossing over or exchange of genetic material will take place between the non-sister chromatids. Non-sister chromatids के बीच में, homologous chromosomes के non-sister chromatids के बीच में exchange of genetic material will take place and that is known as crossing over. And इस तरह से वो exchange होने के बाद this will have the portion of this one and pink one will have the portion, the orange one will have a portion of pink one. एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल। सो नाउ ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है और ये एंजाइम से होता है। द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज रिकॉम्बिनेज एंजाइम। नाउ रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्चुअली एक एंजाइम नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंजाइम। नाउ यहाँ पर हुआ क्या होगा, कट हुआ होगा, पहले तो हमने क्रोमोसोम को कट किया होगा, फिर उसे दूसरे क्रोमोसोम में पेस्ट किया होगा, मतलब कटिंग और पेस्टिंग हुई यहाँ पर। जिस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर व्हाट हैज़ हैपेंड, अ पोर्शन ऑफ दिस क्रोमोसोम हैज़ बीन कट एंड पेस्टेड हियर एंड अ पोर्शन ऑफ दिस क्रोमोसोम हैव बीन कट एंड पेस्टेड हियर। सो कटिंग के लिए कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होगी और पेस्टिंग के लिए कोई एंजाइम रिक्वायर्ड होगी। जो कटिंग के लिए एंजाइम थी वो थी एंडोन्यूक्लियस और जो पेस्टिंग के लिए थी दैट वाज लाइगेज। सो लाइगेज एंड एंडोन्यूक्लियस का जो कॉम्बिनेशन है वी कॉल इट recombinase enzyme. So crossing over is an enzyme mediated process and the enzyme involved is recombinase enzyme. Now appearance of recombination nodule. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ अपीयर करते हैं द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। सो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एंड क्रॉसिंग ओवर ऐसे ही नहीं हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस रैंडमली, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर साइट। सपोज यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सो कोई एक साइट, वो साइट जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल हो रहा है, उस साइट को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर इन पैकेटीन। Now talking about diploty.
डिप्लोटीन में पेयरिंग हो गई। पेयरिंग में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हेल्प कर रहा था, एक्सचेंज भी हो गया जेनेटिक मटेरियल का। अब क्रोमोसोम्स को साथ में नहीं रहने की ज़रूरत है। नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोथ द क्रोमोसोम्स टू स्टे टुगेदर। सो नाउ जो पेयरिंग के लिए साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एंड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बाइवेलेंट थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, बट पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो जाएंगे लाइक दिस। इट इज़ ओनली शोन, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, दिस इज़ ओनली फॉर शोइंग कि किस तरह से एक्सचेंज हुआ है। क्रोमोसोम्स इस तरह से अभी अलग नहीं हुए हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इन डिप्लोटीन, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटीन में और इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को साथ में बाइंड करके रख रहा था, नाउ क्योंकि एक्सचेंज हो चुका है तो अब वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, इट विल द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स विल टेक प्लेस। नाउ जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बाइवेलेंट है वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करेंगे, बट दे विल नॉट गेट सेपरेटेड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे वो अलग नहीं होंगे, बाकी सारी साइड से वो अलग हो जाएंगे। एंड दे फॉर्म एन एक्स शेप स्ट्रक्चर जिसे हम काइज़मेटा बोलते हैं। सो समवॉट दिस थिंग इज़ गोइंग टू हैपन नाउ इन डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो जाएगा और ये जो बाइवेलेंट है ये बाइवेलेंट एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करेंगे, they will start separating from each other except at the site of crossing over। सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की साइड पे ये जुड़े रहेंगे, अदरवाइज ये सेपरेट हो जाएंगे बाकी सारी जगह से। सो ये जो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सो व्हाट यू विल सी दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर, आपको ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है दैट इज़ काइज़मेटा, इसे हम काइज़मेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। सो डिप्लोटीन को याद करने के लिए यू शुड लर्न अ ट्रिक CD। C स्टैंड्स फॉर काइज़मेटा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, जो क्रोमोसोम्स के बाइवेलेंट है वो एक दूसरे से अलग होंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के साइड को छोड़ के बाकी सब जगह से वो अलग हो जाएंगे एंड जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सो D स्टैंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस वॉज ऑल अबाउट डिप्लोटीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है, जो सारी चीज़ें लेट प्रोफेज में हो रही थी, माइटोसिस के लेट प्रोफेज में हो रही थी क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज एंड हो रहा है। सो वो सारी चीज़ें अब डायकाइनेसिस में होंगी। जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, न्यूक्लियोलस सारे ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएंगे एंड काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन होगा। अभी तक काइज़मेटा यानी कि ये प्रेजेंट है समवेयर इन बिटवीन। नाउ ये काइज़मेटा अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से टर्मिनल्स की तरफ मूव करेगा और बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा काइज़मेटा। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। सो डायकाइनेसिस में एक्चुअली क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस सारे ऑर्गेनल्स डिसअपियर कर जा रहे हैं जो कि प्रोफेज के लेट प्रोफेज, माइटोसिस के लेट प्रोफेज में हो रहा था। एंड यहाँ पे काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, मतलब वो जो काइज़मेटा था वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कहाँ मूव कर रहा है, टर्मिनल्स पे मूव कर रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा से आप आइडेंटिफाई करेंगे डायकाइनेसिस को। ये तो प्रोफेज 1 था। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटाफेज 1, व्हाट इज़ हैपनिंग इन मेटाफेज 1। जो हमारा माइटोसिस का प्रोफेज था उसमें एक मेटाफेजिक प्लेट बन रही थी, यहाँ पर 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनेंगी क्योंकि यहाँ बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, डबल क्रोमोसोम्स हैं जो कि पेड हैं, आपस में पेड हैं। सो ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइंड होंगे, दे विल गेट अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट क्योंकि बाइवेलेंट क्रोमोसोम है इसलिए 2 प्लेट्स फॉर्म होंगी एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे आके, जो कि वहाँ के प्रोफेज के मेटाफेज में हो रहा, सॉरी माइटोसिस के मेटाफेज में हो रहा था। ना यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएंगे। सो नॉर्मली वहाँ पर एक प्लेट बन रही थी, यहाँ पर अब 2 प्लेट्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही थी और एक ही क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा था, बट यहाँ पे ऑलरेडी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अलग हो जाएंगे, दे विल सेपरेट।
एंड सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड टू द सेंट्रोमियर, मतलब वो जो पहले सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो रहे थे माइटोसिस के एनाफेज में, वो अब यहाँ नहीं होगा. यहाँ पे 2 क्रोमोसोम एक साथ जुड़े हुए हैं. सो नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे गेट सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड्स विल रिमेन टुगेदर. अब अगर यहाँ पर नॉन डिस्जंक्शन होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे ही अटैच रहते हैं, अलग नहीं होते हैं एनाफेज 1 में, तो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन एनाफेज 1, disorders can take place sometimes. So that is all about anaphase 1. This is going to be the picture for metaphase 1. मेटाफेज में इस तरह से 2 मेटाफेज प्लेट बनेंगी, क्योंकि ये बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है, तो 2 मेटाफेज प्लेट बनेंगी. एंड एनाफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा. हमारे पास ये पूरा क्रोमोसोम पोल्स पर चले जाएंगे. पहले क्रोमैटिड्स जा रहे थे, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही थी, बट यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाएंगे और वो पोल्स की तरफ मूव करेंगे. नाउ टीलोफेज 1 में भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनल्स दोबारा से रीअपियर हो रहे हैं. नाउ जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बाइवेलेंट थे वो सेपरेटेड हो गए हैं, एंड जो टेट्राड था वो अब डायड हो चुका है. द टेट्राड हैज़ नाउ बिकम डायड, क्योंकि आप सिर्फ 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, सो डायड. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि मियोसिस, अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया. नाउ इट हैज़ टू स्विच टू मियोसिस 2. अभी सेल ने मियोसिस 1 कंप्लीट किया है, नाउ इट हैज़ टू स्विच टू मियोसिस 2. सो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक स्टेज होता है, दैट इज इंटरकाइनेसिस, नॉट इंटरफेज. प्लीज़ डू रिमेंबर, इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस 2 अलग अलग स्टेजेस हैं. रेस्टिंग स्टेज या प्रिपरेटरी स्टेज है इंटरफेज. इंटरकाइनेसिस इज अ स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिविजन्स, जो शॉर्ट लिव्ड होता है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. जब सेल मियोसिस 1 कंप्लीट करके मियोसिस 2 में जाने वाला होता है, तो बीच में एक स्टेज आ जाती है जिसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. एंड मियोसिस 2 यू डोंट हैव टू स्टडी अबाउट इट, बिकॉज मियोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस. वो माइटोसिस ही की तरह होता है, पूरा माइटोसिस होता है. सो जस्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माइटोसिस इज हैपनिंग इन मियोसिस 2. इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस की, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के केस में अगर हम सेम क्रोमोसोम रखेंगे गैमीट्स में और वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़ करेंगे, जब वो फ्यूज़ करेंगे तो उनका क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा. सो हम स्पीशीज़ को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे. वेयर एज मियोसिस में रिडक्शन की वजह से क्रोमोसोम का नंबर रिस्टोर हो जाता है. इट रिस्टोर्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ स्पीशीज. एंड इसकी वजह से, जैसे हमने क्रॉसिंग ओवर में देखा, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, सो इट प्रोवाइड्स वेरिएशन, एंड वेरिएशन किसी भी स्पीशीज़ के एवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. I hope all the points have been cleared. The diagrams are supposed to be done properly. Thank you.